हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में एस्कोमाइकोटिना का दूसरा फंगस पढ़ाने जा रहा हूं। पहला फंगस था आपका बीएससी 1 के सिलेबस में सैकरोमाइसिस ओआरआर ईस्ट था। मैंने आपको बताया उसका कॉमन नाम क्या था, शुगर फंजाई। और उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है फुल क्वेश्चन में 7.5 नंबर में जनरली, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द सैकरोमाइसिस ओआरआर ईस्ट। तो कल मैंने आपको इसके पीछे वाले वीडियो लेक्चर में आपको मैंने बताया था 3 टाइप की लाइफ साइकिल होती है। उसमें गलेरमोंड ने बताया था हैप्लोबैंटिक, दूसरा डिप्लोबैंटिक और तीसरा हैप्लोडिप्लोबैंटिक। तो वो उससे एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है, फुल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका मैटर आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर दिया है, फिगर के द्वारा आपको डिक्टेट कर दिया था। दूसरा जो फंगस आपके कोर्स में है एस्कोमाइकोटिना का, वो क्या है बेटा, एस्कोबोलस। क्या है? एस्कोबोलस। क्या है? एस्कोबोलस। इसका जो कॉमन नेम है वो है डंग। क्या नाम है? डंग फंजाई ओआरआर कफ फंजाई। क्या नाम है? डंग फंजाई ओआरआर कफ फंजाई। अब बात यह आती है इसका नाम डंग फंजाई क्यों रखा गया। आपको मैंने बताया था जैसे सैकरोमाइसिस फंजाई कहां पाई जाती है, सुगरी हैबिटेट में पाया जाता है, जिस कारण उसका नाम सुगर फंजाई रखा गया था। इन द सिमिलर मैनर, उसी प्रकार से ये जो एस्कोबोलस होता है इसका नाम डंग फंजाई से रखा गया क्योंकि ये जो है हार्बीवोरस एनिमल के डंग्स पर अर्थात गोबर पर ग्रो करता है, जिस कारण इसका नाम रखा गया क्या, डंग फंजाई। मैंने आपको तो डंग मीन्स क्या होता है, गोबर, समझ रहे। और गाय भैंस ये सब क्या जो है, ये सब जो है डंग फीकल मैटर के रूप में निकालते हैं। और जहां पर इस गोबर का, डंग का स्टोरेज होता है, संग्रहण होता है, उसी स्थान पर ये ग्रो करता है। कौन? एस्कोबोलस। कौन? एस्कोबोलस। इसका मतलब ये क्या है, सेप्रोफाइट। क्या है? सेप्रोफाइट है, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट है, मीन्स पूर्ण रूप से मृतोपजीवी है। काऊ डंग क्या है? मृत पदार्थ है। मैंने आपको बताया कि एस्कोबोलस का नाम क्या रखा गया, डंग फंजाई रखा गया। क्यों डंग फंजाई रखा गया? क्योंकि हार्बीवोरस एनिमल्स के डंग में ग्रो करता है, जिस कारण इसका नाम डंग फंजाई रखा गया। अभी कफ फंजाई क्यों रखा गया, अभी आपको इसके बारे में बताते हैं। पहले पहला वर्ड बताते हैं डंग फंजाई क्यों बोलते हैं। और ये जो फंगस है मैंने आपको बताया वो कैसा है, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट। और उस ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट के लिए यहां पर एक स्पेशल वर्ड दिया गया है, क्योंकि ये गोबर में पाया जाता है, इसलिए वर्ड दिया गया काप्रोफिलस फंगस। क्या दिया गया है? काप्रोफिलस फंगस। क्या स्पेशल वर्ड दिया गया? काप्रोफिलस फंगस। अब मान लीजिए आपसे 1 मार्क में पूछ दे, राइट, या पूछ दिया राइट द नेम ऑफ काप्रोफिलस फंगस। तो आपका आंसर क्या होगा? एस्कोबोलस।
क्या होगा? एस्कोबोलस। तो ये जो काप्रोफिलस फंगस है, जो टेक्निकल वर्ड है, वह 2 ग्रीक वर्डों से बना हुआ है। कितने ग्रीक वर्ड से बना है? 2। पहला वर्ड है कॉप्रोस। क्या है? कॉप्रोस। कॉप्रोस मीन्स क्या होता है? डंग। क्या होता है? डंग। इसको सी भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं। सी भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं। दोनों की मीनिंग एक होगी। कॉप्रोस मीन्स क्या होता है? डंग। दूसरा वर्ड क्या है? फिलस वर्ड किससे लिया गया है? फिलिन वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है? फिलिन वर्ड से लिया गया है, जिसकी मीनिंग होती है टू लव। टू लव। इसका मतलब, इसका लव किससे है? गोबर से। किससे है? डंग से है। तो मैंने आपको बताया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? डंग फंजाई। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट है। कहां पर ग्रो करता है? यह डंग में ग्रो करता है, जिस कारण इसका नाम डंग फंजाई रखा गया। और इसको हम काप्रोफिलस फंगस बोलते हैं। इसके लिए स्पेशल वर्ड है, क्योंकि डंग लविंग फंजाई है। ये क्लियर हो? अब इसमें जो हाइफा होता, आपको मालूम है, अभी आपने इसको माइकोटिना में पहला मेंबर पढ़ा, ईस्ट है, वो क्या था? यूनिसेलुलर था। उसमें हाइफा या माइसीलियम नहीं होता था, क्योंकि वह यूनिसेलुलर था। लेकिन और जितने मेंबर्स होते हैं जो आपके सिलेबस में पढ़ना है, वो सभी क्या है? वो सभी हाइफा या माइसीलियम के बने होते हैं। और आपको मालूम है, माइसीलियम का जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो क्या होता है? हाइफा होता है। हाइफा के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, आप समझ भी सकते हैं यहां पर ये हाइफा कैसा है। अब अगर क्लास में रहे होते आप लोग तो अब तक सभी लोग बोलते हैं इसको, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कैसा है। आप देख रहे हैं सेप्टेट है। कैसा है? सेप्टेट है। क्यों सेप्टेट है? क्योंकि सेप्टम। क्या है? सेप्टेट, सेप्टम है। इसके बाद ब्रांच है। बोलिए भाई, ब्रांचिंग है। तो हाइफा कैसा हो गया? सेप्टेट हो गया, ब्रांच हो गया, और क्या हो गया? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मोर देन 2 न्यूक्लियाई इन सेल। मोर देन 2 न्यूक्लियाई इन ईच सेल, जिस कारण इसको क्या बोलते हैं बेटा? मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो 3 वर्ड हो गया यहां पर। पहला वर्ड क्या हो गया? इसका हाइफा कैसा है बेटा? सेप्टेट। कैसा है? सेप्टेट है। हाइफा कैसा हो गया? सेप्टेट हो गया। सेप्टेट के साथ साथ क्या है? ब्रांच्ड है। क्या है? ब्रांच्ड है। और ब्रांच के साथ साथ क्या है? एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये हो गया। तो अब आप जानते हैं बेटा, इसमें जो है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसका हाइफा कैसा होता है। कैसा होता है हाइफा? सेप्टेट, ब्रांच एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब इसका नाम कब फंजाई क्यों पड़ा, इसको बताते हैं आपको बेटा। देखिए, फंजाई में जो स्ट्रक्चर किसी मटेरियल के अंदर रहता है, चाहे होस्ट के अंदर हो, चाहे डेड मटेरियल के अंदर हो। अब आपको मालूम है, होस्ट के अंदर होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट। अगर डेड मटेरियल के अंदर है तो क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट बोलते हैं। और जो पार्ट होस्ट के बॉडी के अंदर होगा या मृत पदार्थ के अंदर होगा, उसको हम वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं।
कौन सा पार्ट बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। और जो पार्ट फंगस का होस्ट सरफेस के बाहर होगा या डेड मटेरियल के बाहर की तरफ होगा, उससे बाहर निकला होगा, जो आपको हमको दिखाई पड़ेगा आंखों से, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। तो आप लोग देखे होंगे जहां पर गोबर का, डंग का कलेक्शन होता, संग्रह होता, स्टोरेज, जिसको हम गांव की भाषा में घूर बोलते हैं, उसमें आप लोग देखते होंगे जो है कि ऐसे जो है ये छोटे छोटे जो है ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ते हैं। क्या दिखाई पड़ते होंगे? कप लाइक स्ट्रक्चर आपको, जैसे ये गोबर हो गए हमारे, और यहां पर ऐसे क्या है? ये आपको येलो कलर का, कैसा? येलो कलर का स्ट्रक्चर जो है, लाइट येलो, कैसा? लाइट है येलो। और आप कर लीजिए लाइट ब्राउन, कैसा? लाइट ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है गोबर की सरफेस के ऊपर की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। और अलग अलग फंजाई में फ्रूटिंग बॉडी का शेप अलग होता है, उसका नाम भी अलग होता है। जैसे अभी आप लोग मशरूम पढ़ते, कुकुरमुत्ता पढ़ते हैं, उसमें अम्ब्रेला लाइक होता है, उसका नाम बेसिडियोकार्प है। क्या नाम है? उसके फ्रूटिंग बॉडी का नाम बेसिडियोकार्प है। और एस्कोबोलस में जो फ्रूटिंग बॉडी है, उसका शेप कैसा होता है? कप शेप होता है। कैसा होता है? कप शेप होता है। और इसके फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है? एपोथीसियम। क्या नाम है? एपोथीसियम। तो अब बात यहां पर क्या निकल करके आई कि मैंने आपको बताया एस्कोबोलस में जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, जो हाइफाया माइसीलियम होता है, वह कहां पर होता है बेटा? वह काऊ डंग या गोबर के अंदर, मृत पदार्थ के अंदर होता है। और जो पार्ट उसका गोबर के बाहर आपको दिखलाई पड़ता है, वो क्या होता है? फ्रूटिंग बॉडी होता है। क्या होता है? फ्रूटिंग बॉडी होता है। और यहां पर फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है? एपोथीसियम। क्या नाम है? एपोथीसियम। और ये एपोथीसियम में फ्रूटिंग बॉडी का शेप कैसा है? कप शेप है। कैसा है? कप शेप है, जिस कारण इसका दूसरा नाम क्या रखा गया? कप फंजाई। क्या रखा गया? कप फंजाई। तो एस्कोबोलस का नाम किस आधार पर रखा गया? क्लियर हो गया? बोलिए। मैंने आपको तो इसका पावर नाम क्या रखा गया? डंग फंजाई। क्यों रखा गया? क्योंकि ये कहां पाया जाता है? डंग में पाया जाता है, गोबर में पाया जाता है, जिस कारण इसको काप्रोफिलस फंगस बोलते हैं। और इसमें जो पार्ट गोबर के ऊपर की तरफ होता है, वो कप शेप्ड होता है, फ्रूटिंग बॉडी होता है, जिसको हम एपोथीसियम बोलते हैं। और इसलिए इसका नाम दूसरा रखा गया कप फंजाई। क्या रखा गया? कप फंजाई। अब हम आ जाते हैं कि आपसे क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था, एक नंबर मैंने बता दिया कि राइट द नेम ऑफ काप्रोफिलस फंगस। तो आप आंसर क्या होगा? एस्कोबोलस। ये आपसे पूछ दिया गया, आपसे पूछ दिया गया विच फंजाई इस कॉमनली नोन है डंग और कप फंजाई। तो
तो आपका आंसर क्या होगा? एस्कोबोलस। दूसरा क्वेश्चन आपसे 5 मार्क में पूछा सकता है, क्या एपोथीसियम ऑफ एस्कोबोलस, एपोथीसियम ऑफ एस्कोबोलस, एपोथीसियम ऑफ एस्कोबोलस। तो ये जो है मैंने आपको बताया कप सेट था, इसका वर्टिकल सेक्शन काटा गया है। क्या काटा गया है? वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन काट करके जब देखा जाता है तो इंटरनली जो है इस एपोथीसियम में या कप सेट फ्रूटिंग बॉडी में 3 पार्ट दिखलाई पड़ते हैं। अपर मोस्ट पार्ट क्या है बेटा? हाइमेनियम। क्या है? हाइमेनियम। मैंने आपको बताया अपर मोस्ट पार्ट क्या है? अपर मोस्ट पार्ट एपोथीसियम का क्या है? हाइमेनियम। हाइमेनियम जो होता है ये फर्टाइल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? फर्टाइल पार्ट होता है। और इसमें 2 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक तो स्टेराइल पैराफाइसिस। क्या पाए जाते हैं? स्टेराइल पैराफाइसिस। क्या पाए जाते हैं? स्टेराइल पैराफाइसिस। दूसरे क्या पाए जाते हैं बेटा? दूसरे पाए जाते हैं इलोंगेटेड सैक लाइक। इलोंगेटेड सैक, सैक मीन्स क्या? तो थैलाकार और लंबा भी है, इलोंगेटेड। तो मैंने आपको बताया इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एस्कस, नोन एज एस्कस। ईच एस्कस कंटेन 8 एस्कोस्पोर्स, 8 एस्कोस्पोर्स। आप लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने आपको बताया इसमें अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द एपोथीसियम इज हाइमेनियम, इज ए हाइमेनियम। It is fertile part. It is fertile part and consists of 2 structure: sterile elongated paraphysis and fertile elongated sac-like ascus. Each ascus contain 8 ascospores. आपको ने बताया था एस्कोमाइकोटिना का मेंबर है। एस्कोमाइकोटिना का मेन कैरेक्टर यही है, प्रेजेंस ऑफ एस्कस एंड एस्कोस्पोर, प्रेजेंस ऑफ एस्कस एंड एस्कोस्पोर। आप लोगों ने ईस्ट में भी देखा एस्कस और एस्कोस्पोर पाया जाते। यहां पर एस्कोबोलस में भी क्या है? एस्कस और एस्कोस्पोर पाया जाते। तो ये क्लियर हो गया कि कप सेट है फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलते हैं? एपोथीसियम। और इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या है? हाइमेनियम। इट इज अपर मोस्ट फर्टाइल पार्ट। इट इज अपर मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ द एपोथीसियम एंड कंपोज्ड ऑफ 2 स्ट्रक्चर्स: द स्टेराइल elongated paraphysis and fertile elongated sac-like structure called ascus. Each ascus contain 8 ascospores. 8 ascospores. अब क्या है? ये जो पैराफाइसिस होता है इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन। क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन। किसका प्रोटेक्शन? एस्कस। किसका? एस्कस का। दूसरा क्या? सपोर्ट। क्या है? सपोर्ट। ये जो है प्रोटेक्टिव नेचर का है, सपोर्टिव सहारा देने वाला है। और तीसरा क्या? डिस्ट्रीब्यूटिंग इन नेचर। डिस्ट्रीब्यूटिंग इन नेचर मीन्स क्या करेगा? ये न्यूट्रिएंट को लाएगा, रिसीव करके और इस डेवलपिंग एस्कस और एस्कोस्पोर को प्रोवाइड करेगा। तो मैंने आपको बताया स्टेराइल पैराफाइसिस के कितने फंक्शन हो गए? 3।
पहला फंक्शन क्या हो गया? प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्शन देगा? एस्कस को, एस्कोस्पोर को। दूसरा क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। तीसरा क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूटिंग नेचर, मीन्स ये न्यूट्रिशन को रिसीव करके लोअर पार्ट से ये जो है एस्कस और एस्कोस्पोर को प्रोवाइड करेगा। तो ओके, ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद सेकंड पार्ट आपका आता है, क्या है? सब हाइमिनियम। क्या है? सब हाइमिनियम। और सब हाइमिनियम का दूसरा नाम क्या है? हाइपोथीसियम। क्या नाम है? हाइपोथीसियम। क्या नाम है? हाइपोथीसियम। तो मैंने आपको बताया ये हाइमिनियम के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है, मीन्स आप बताएंगे इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द हाइमिनियम। इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द हाइमिनियम एंड कंपोज्ड ऑफ स्टेराइल फंगल हाइफी। स्टेराइल फंगल हाइफी। स्टेराइल फंगल हाइफी। The paraphysis and sterile. The paraphysis and sterile arises from the subhymen. Arises from the subhymen. Again फिर रिपीट कर देते हैं। मैंने आपको बताया दूसरा पार्ट क्या है? सबहाइमेनियम और हाइपोथीसियम। It is present just below the hymenum. It is present just below the hymenum and composed of स्टेराइल फंगल हाइफी। फंगल हाइफी यूजुअली अरेंज्ड है। और मैंने आपको बताया द पैराफाइसिस एंड एस्कस arises from this region. Arises from this region. इसके बाद थर्ड पार्ट क्या? एक्सीपुलम। क्या है? एक्सीपुलम। इस थर्ड पार्ट का नाम क्या है? एक्सीपुलम। इट इज बेसल ओवर आर लोअर मोस्ट। इट इज बेसल ओवर आर लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ द एपोथीसियम एंड कंपोज्ड ऑफ स्टेराइल इंटरवोवन हाइफी। मीन्स यहाँ पर हाइफी जो होते हैं एक दूसरे से आपस में काफी गुथे होते हैं, उलझे होते हैं। इसी को बोलते हैं क्या? इंटरवोवन, आपस में गुथे हुए। समझ रहे? तो मैंने आपको बताया एक्सीपुलम क्या होता है? इट इज बेसल ओवर आर लोअर पोर्शन ऑफ एपोथीसियम एंड प्रेजेंट just below the subhymenum and composed of sterile interwoven fungal hyphae. इसका फंक्शन क्या होता है? It support the subhymenum and hymenum. Subhymenum and hymenum, क्योंकि बेसल पार्ट में है तो ये दोनों को सपोर्ट करता है। अब इसका जो है थोड़े से पार्ट का जो है यहां पर क्लियर कट फिगर बनाकर दिखाया गया आपको। फिगर नंबर सी क्या है? ए पोर्शन ऑफ एपोथीसियम मैग्नीफाइड मीन्स ए और स्पेशलाइज्ड फिगर है एपोथीसियम के छोटे से पार्ट का। आप लोग देख रहे हैं अपर मोस्ट पार्ट क्या? हाइमेनियम। क्या है? हाइमेनियम। हाइमेनियम दो स्ट्रक्चर का बना हुआ है। एक क्या है? एस्कस विथ 8 एस्कोस्पोर। दूसरा क्या है? स्टेराइल पैराफाइसिस। बोलिए, जो वहां था वही यहां पर है। इसके बाद दूसरा ये हाइमेनियम हो गया पूरा। उसके ठीक नीचे क्या है? सब हाइमेनियम या हाइपोथीसियम जो स्टेराइल फंगल हाइफी का बना होता है।
प्रेजेंट जस्ट बिलो द हाइमेनी। इसके बाद क्या होता है, सबसे नीचे क्या, एक्सिपुलम, इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द सब हाइमेनी एंड कंपोज्ड ऑफ स्टेराइल इंटरवोवन फंगल हाइफी। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि एपोथीसियम ऑफ एस्कोबोलस इज इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चंस पुट अप इन योर एग्जाम फ्रॉम दिस टॉपिक। तो इसको आपको मैटर मैंने प्रोवाइड कर दिया था और इसका आप लोग जो है फिगर आप लोगों के पास पहले से प्रेजेंट है और शायद इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। चलिए अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। वैसे मोस्टली आपसे पूछा तो यही जाता है इसका एपोथीसियम, लेकिन आपको हम इसकी लाइफ साइकिल भी बता देते हैं, फिगर ड्रा करके समझा देते हैं आपको। हेलो, मैंने इसके पहले आपको एस्कोबोलस के फ्रूटिंग बॉडी एपोथीसियम के बारे में बताया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इससे पुटअप हो सकता है लाइफ साइकिल ऑफ एस्कोबोलस। लाइफ साइकिल ऑफ एस्कोबोलस, तो एस्कोबोलस के लाइफ साइकिल का मैंने फिगर ड्रा कर दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको डिक्टेट करते हैं। आप ले लिए होंगे, प्लीज शेयर। हेलो, आप जानते हैं किसी के लाइफ साइकिल में चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उसकी लाइफ साइकिल कहां से स्टार्ट होती है? रिप्रोडक्शन से स्टार्ट होती है। कहां से? रिप्रोडक्शन से। और रिप्रोडक्शन में यहां पर दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह कैसे होता है? हेलो, जरा ध्यान देंगे आप। ये क्या है? ऊपर की तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और नीचे की तरफ क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप लोग देख रहे हैं पहले फिगर नंबर ए क्या है? सोमैटिक हाइफा। सोमैटिक हाइफा। सोमैटिक हाइफा कैसा है? यह सेप्टेट। कैसा है? सेप्टेट है, ब्रांच्ड है, मल्टीन्यूक्लिएटेड है। क्या है? मल्टीन्यूक्लिएटेड है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन द सोमैटिक हाइफा, द सोमैटिक हाइफा फॉर्म इरेक्ट अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर, erect unbranched structure known as iodophore, known as iodophore। क्या स्पेलिंग है? ODIOPHORE। मैंने आपको क्या बताया ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन? द सोमैटिक हाइफा produces erect structure which is unbranched and known as iodophore। At the tip of iodophore, at the tip of iodophore, a chain of oval wara cylindrical, oval wara cylindrical spores are formed and known as oidia, and known as oidia, ODIA, oidia। Don't become confused to the सिम कार्ड ऑफ आइडिया। ये सिम कार्ड आइडिया का नहीं है, ये क्या है बेटा? आइडिया। क्या है? आइडिया, ODIA। तो मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन के समय क्या होता है? इसका हाइफा इरेक्ट अनब्रांच हाइफा का फॉर्मेशन करता है।
जिसको क्या बोलते हैं, आइडियो 4 बोलते हैं। और इसके टिप पर चेन ऑफ ओवल वाला सिलेंड्रिकल स्पोर्स फॉर्म होते हैं, जिसका नाम क्या रखा गया, आइडिया। क्या रखा गया, आइडिया। बाद में क्या होता है, ये सभी आइडिया इस चेन से सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। और सेपरेट होते हैं तो आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, आइडिया है। और एक अगर होता तो आइडियम बोलते, प्लूरल है, क्या है, आइडिया। और ये क्या है, ईच आइडियम इज सिलेंड्रिकल ओवल इन शेप एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसके बाद क्या है, आप लोग देख रहे हैं ये आइडिया। अब क्या होगा, ये आइडिया डंग सरफेस पर, डंग के सरफेस पर पहुंचने के बाद ये क्या करेगा, जर्मेट करेगा। क्या करेगा, जर्मेट करेगा। और जर्मेट करेगा तो क्या बनाएगा, जर्म ट्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा, जर्म ट्यूब बनाएगा। और इसके बाद फिर क्या करेगा, ये ऐसे फिर से बना लेगा। क्या बना लेगा, सेप्टेड ब्रांच एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड हाइफ। तो यहां पर क्या लिखा गया है, जर्मिनेशन ऑफ आइडियम। जर्मिनेशन ऑफ आइडियम। मैंने आपको बताया सिंगल स्पोर को क्या बोलते हैं, आइडियम, और प्लूरल को क्या बोलते हैं, आइडिया। तो प्लेसियर द लाइफ साइकिल ऑफ स्कोबोलस involves asexual and sexual cycle. During asexual cycle, the somatic hypha produces erect and unbranched structure known as idiophore. At the tip of idiophore, a chain of cylindrical oval spores are formed called idea. Later on, the idea are separated from chain, and when reaches on the dung surface, it starts germination by producing germ tube. Later on, the idea form the septate branch and multinucleated hypha. मीन्स ऊपर की तरफ क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल। अब हम आ जाते हैं किसके बारे में, सेक्सुअल साइकिल के बारे में। प्लीज हियर, सेक्सुअल साइकिल में क्या होता है, यहां पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम, विच इज क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर, and multinucleated. और हम ऐसा करेंगे कि जो एम्फीडियम के न्यूक्लियस है वो थोड़े हम स्मॉल साइज के ले लेते हैं, क्योंकि मेल हमेशा छोटा होता, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, एस्कोगोनियम। क्या बोलते हैं, एस्कोगोनियम। तो मैंने आपको बताया जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं एंथ्रीडियम, विच इज क्लब शेप्ड है and multinucleated structure. But female sex organ is the ascogonium, which is also multinucleated, but coiled in structure. The uppermost part of the ascogonium is a receptive trichogyne. Receptive means क्या, रिसीव करने वाला। किसको रिसीव करेगा, मेल न्यूक्लियाई को।
इसको रिसीव करेगा मेल न्यूक्लियाई को। तो मैंने आपको क्या बताया, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एस्कोगोनियम arises on the same hypha and close together बिल्कुल पास होते हैं। और मैंने आपको बताया द एंथ्रेडियम इज क्लब सेल स्ट्रक्चर एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड, इट इज मेल सेक्स ऑर्गन। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आल्सो मल्टीन्यूक्लिएटेड and coiled. The uppermost part of the escogonium is a receptive trichogyne. तो यहां तक समझ में आ गया आप लोगों के। मैंने आपको बताया क्या, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल एंड फीमेल sex organs are developed close together. The male sex organ is known as multinucleated antheridium, which is club cell structure and multinucleated. The female sex organ is known as escogonium, which is much coiled and contain the receptive trichogyne. अब क्या है कि बाद में क्या होता है, ये रिसेप्टिव ट्राइकोगाइन बिल्कुल इसके एंथ्रेडियम के टिप पर कांटेक्ट में आता है। क्या होता है, कांटेक्ट में आ जाता है और क्या कर लेता है, न्यूक्लियाई को रिसीव कर लेता है, किससे, एंथ्रेडियम से। आप लोग देख रहे हैं सेकंड फिगर में प्लाज्मोगाइनी। क्या है, प्लाज्मोगाइनी। आपको मालूम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में पहला स्टेप क्या होता है, प्लाज्मोगाइनी। इसमें क्या हुआ, आप लोग देख रहे हैं एस्कोगोनियम, कौन जो है, एस्कोगोनियम। क्या किया इसमें जो है, एस्कोगोनियम का जो रिसेप्टिव ट्राइकोगाइन था वह एंथ्रेडियम के कांटेक्ट में आ गया और यहां से जितने भी न्यूक्लियाई थे मेल न्यूक्लियाई सबको रिसीव कर लिया, समझ रहे, इसलिए नाम इसका रिसेप्टिव ट्राइकोगाइन। और रिसीव कर लेता है तो इसके बाद फिर क्या होता है, एक सेल में एक मेल न्यूक्लियस और एक फीमेल न्यूक्लियस। आप लोग देख रहे हैं मेल न्यूक्लियस या फीमेल न्यूक्लियस। इस मानर जो है मेल न्यूक्लियस, राधर कौन है, फीमेल न्यूक्लियस। फिर दूसरे सेल में भी क्या है, मेल न्यूक्लियस, फीमेल न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस, फीमेल न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस, फीमेल न्यूक्लियस। अब आप लोग देख रहे हैं इस समय ये जो एस्कोगोनियम है, ये मल्टीसेलुलर डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, मल्टीसेलुलर मीन्स 1 2 3 4, बोलिए, ये कई सेल्स बन जाते हैं और प्रत्येक सेल में जो है कितने न्यूक्लियाई है, 2। तो मैंने आपको बताया एस्कोगोनियम आफ्टर प्लाज्मोगामी is converted into multicellular and dikaryotic hypha। लेकिन इसके जो न्यूक्लियस है वो अभी फ्यूज नहीं करते, समझ रहे। इसके बाद क्या होता है, each cell produces एस्कोजिनस हाइफा। मैंने आपको क्या बताया, ये जो डाइकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एस्कोगोनियम है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एस्कोजिनस हाइफा। क्या बनेगा, एस्कोजिनस हाइफा।
फिर से ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बताया, द एंथ्रीडियम एंड एस्कोगोनियम बोथ आर मल्टी न्यूक्लिएटेड. द एंथ्रीडियम इज द club shaped and multinucleated, but Escogonium is squared and also multinucleated, but it contains receptive trichogyne at the tip. During sexual process, the receptive trichogyne make a contact with the enthedial tip and receives all nuclei of the enthedium. Later on, the escogonium is converted into multicellular dikaryotic structure. The both nuclei of a cell do not fuse. And later on form ascogenous hypha. At the base of escogonium, sterile paraphysis also arises for their support, protection and distribution of nutrient. मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं. स्टेराइल पैराफाइसिस का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है क्या? ये इसको प्रोटेक्शन करना, सपोर्ट करना और न्यूट्रिटिव मटेरियल प्रोवाइड करना. अब क्या होगा? ये जो एस्कोजेनस हाइफा वाला डाइकैरियोटिक एस्कोजेनस हाइफा है, मैंने आपको बताया इसका केवल जो टिप होगा, टिप सेल, टर्मिनल सेल, ये आप देख रहे हैं, मैंने दिखाया है. सभी सेल नहीं, केवल क्या होगा, एस्कोजेनस हाइफा का जो टर्मिनल सेल होगा, टिप सेल होगा, टॉप सेल होगा, वही क्या होगा, वही फर्टिलाइजेशन में टेक पार्ट करेगा, मीन्स भाग लेगा. तो मैंने आपको बताया, देख रहे हैं आप लोग कि ये जो है, जो एस्कोजेनस हाइफा है, इसका जो टर्मिनल सेल है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? डाइकैरियोटिक एस्कस मदर सेल की तरह से. किसकी तरह से? डाइकैरियोटिक एस्कस मदर सेल की तरह बिहेव करेगा. किसकी तरह बिहेव करेगा? डाइकैरियोटिक एस्कस मदर सेल की तरह बिहेव करेगा. और ये डाइकैरियोटिक एस्कस मदर सेल फिर क्या होगा? आप लोग देख रहे हैं, मेल न्यूक्लियस, ये फीमेल न्यूक्लियस. अब क्या होगा? कैरियोगैमी होगा. क्या होगा? कैरियोगैमी मीन्स फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस. फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस होगा. तो अब आप जानते हैं, कैरियोगैमी के बाद दोनों फ्यूज कर गए, तो ये बन गया क्या? 2n. क्या बन गया? 2n बन गया. अर्थात ये बन गया डिप्लॉयड एस्कस मदर सेल. ये था डाइकैरियोटिक एस्कस मदर सेल. डाइकैरियोटिक मीन्स क्या? 2 न्यूक्लियस, मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस. मीन्स एस्कस मदर सेल में क्या है? मेल और फीमेल न्यूक्लियस. लेकिन कैरियोगैमी के बाद क्या हो गया? डिप्लॉयड एस्कस मदर सेल. और ये डिप्लॉयड एस्कस मदर सेल है, अब इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा. क्या होगा? मियोसिस. और जब मियोसिस होगी तो आपको मालूम है, एक न्यूक्लियस सेल से कितने बनेंगे? 4 डॉटर न्यूक्लियस. 4 डॉटर न्यूक्लियस. और सब में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? n. क्या हो जाएगा? n. तो मैंने आपको बताया, आप जानते भी हैं, आफ्टर मियोसिस द डिप्लॉयड मदर न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू हैप्लॉयड 4 न्यूक्लियस. आफ्टर माइटोसिस, after meiosis single mitosis occurs. Therefore the 8 ascus spores are formed. 8 ascus spores are formed in each ascus. अब आप लोग देख रहे हैं क्या है? एस्कस विथ 8 एस्कोस्पोर.
क्या हो गया? एस्कस विथ 8 है इसको स्पोर। और मैंने आपको बताया था जनरली एक एस्कस में कितने स्पोर होते हैं? एक। कैसे बनते हैं आपको मैंने बताया। मियोसिस की क्रिया हुई डिप्लॉयड मदर सेल में, तो क्या हुआ? 4 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर बना, फिर माइटोसिस हुआ तो 8 न्यूक्लियेट एंड 8 सेल स्ट्रक्चर बन गया एस्कोस्पोर। यहां लिखा गया एस्कस विथ है 8 एस्कोस्पोर। अब क्या होगा? बाद में इसकी वाल रप्चर होगी, एस्कोस्पोर्स बाहर आएंगे और ये एस्कोस्पोर्स फिर क्या होंगे? जर्मिनेट करेंगे। तो ये हो गया एस्कोस्पोर जर्मिनेशन, एस्कोस्पोर जर्मिनेशन, और फिर जर्मिनेट करके क्या बनेगा? सोमेटिक हाइफा। सोमेटिक हाइफा। अब जगह नहीं बची थी, मैं नहीं लिख पाया, आप लोग नोट कर देंगे यहां पर क्या? सेक्सुअल साइकिल। सेक्सुअल साइकिल, सेक्सुअल साइकिल। ये पूरा क्या है? सेक्सुअल साइकिल। ऊपर वाला क्या है? सेक्सुअल साइकिल। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं सेक्सुअल साइकिल को। प्लीज हियर, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल sex organ entheridium and female sex organ escogonium are arises on the same hypha closely. The entheridium is multinucleated and clustered structure, while the escogonium is also multinucleated but much coiled and contain receptive trichogyne. Later on, the receptive trichogyne make a connection at the tip of entheridium and receives nuclei of entheridium. After it, the escogonium is converted into multicellular dikaryotic hypha. Later on, the multicellular dikaryotic hypha produces many exogenous hypha which contain dikaryotic cells. At the base of escogonium, many sterile paraphyses arise which protect the exogenous hypha and also provide nutrition to the developing exogenous hypha. Later on, the only terminal cell of exogenous hypha functions as dikaryotic viscous mother cell. The dikaryotic viscous mother cell undergo karyogamy and produces dikaryotic viscous mother cell, diploid viscous mother cell. After karyogamy, the dikaryotic viscous mother cell is converted into diploid viscous mother cell. The diploid nucleus of viscous mother cell undergo meiosis and then mitosis and produces 8 haploid ascospores inside ascus. Later on, the wall of ascus ruptured and ascospores are released outside on the dung surface. After some time, the ascospore germinate by producing germ tube, which later on forms somatic hypha. That's all about the life cycle of ascobolus. मैटर आप लोगों के पास है, इसको आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे, तैयार कर लेंगे।